नमस्कार, पब्लिक न्यूज देख रहे हैं आप। राजनीति के वर्तमान परिदृश्य को यदि ध्यान से देखा जाए तो विपक्ष के खेमे में एक अभूतपूर्व और जबरदस्त होड़ दिखाई देती है। यह प्रतियोगिता देश की मूलभूत समस्याओं को हल करने या किसी जनहित के मुद्दे पर मजबूत नीतिगत विकल्प प्रस्तुत करने की नहीं है, बल्कि इस बात की है कि आखिर विपक्ष में सबसे बड़ा मोदी विरोधी कौन है। विपक्षी खेमे का प्रत्येक बड़ा चेहरा और राजनीतिक दल इस तमगे को हासिल करने के लिए बेताब नजर आ रहा है। आलम यह है कि खुद को सबसे बड़ा क्रांतिकारी और जुझारू नेता साबित करने के लिए रोजाना प्रधानमंत्री आवास की तरफ दौड़ लगाई जा रही है। हर नेता की बस यही ख्वाहिश है कि किसी भी तरह वह इस रेस को जीत ले और मीडिया से लेकर जनता के बीच यह संदेश चला जाए कि वही केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का असली और एकमात्र विकल्प है। इस राजनीतिक ड्रामे और होड़ की शुरुआत कुछ दिनों पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी के एक कदम से हुई थी। राहुल गांधी अचानक प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर बैठ गए थे। उनका मकसद एकदम साफ था। वे मीडिया के सामने यह साबित करना चाहते थे कि मोदी सरकार के खिलाफ उनसे बड़ा और जुझारू कोई नेता नहीं है। उन्हें क्रांतिकारी मोदी विरोधी होने का तमगा चाहिए था। उस दिन के पूरे घटनाक्रम को देखें तो संसद का सत्र चल रहा था और उसी दिन कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का जन्मदिन भी था। संसद में विरोध प्रदर्शन और हंगामा करने के बाद राहुल गांधी और उनके सहयोगी नेताओं ने कहा कि वे खड़गे साहब का जन्मदिन मनाने उनके दफ्तर या आवास जा रहे हैं। लेकिन वहां से निकलने के बाद बिना किसी पूर्व योजना या इंडिया अलायंस के अन्य सहयोगी दलों को सूचना दिए राहुल गांधी सीधे प्रधानमंत्री आवास की ओर निकल पड़े। यह पूरी तरह से कांग्रेस की अपनी व्यक्तिगत रणनीति थी। राहुल गांधी को यह तस्वीर खिंचवानी थी कि देखिए किस तरह पुलिस वाले उनकी टांग और हाथ पकड़कर उन्हें जबरन घसीट रहे हैं, हिरासत में ले रहे हैं। वे देश के युवाओं और छात्रों को यह दिखाना चाहते थे कि वे उनके अधिकारों के लिए कितना बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। संसद सत्र के दौरान शिवसेना नेता श्रीकांत शिंदे ने राहुल गांधी की इस पूरी स्थिति पर जो तंज कसा था वह सटीक बैठता है। उन्होंने 3 चरणों में इस पूरी मानसिकता को समझाया था। MIA मिसिंग इन एक्शन। सबसे पहले विपक्ष को लगा कि वे मुख्य मुद्दों और प्रदर्शनों से गायब हैं। फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब CJP जैसे मुद्दों पर दूसरे लोग सड़कों पे उतर आए तो राहुल गांधी को लगा कि उनकी तो कहीं चर्चा ही नहीं हो रही है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि वे कोई राजनीतिक संघर्ष कर रहे हैं। डेलुलु इल्यूजन यानी कि भ्रम। इसके बाद उन्हें भ्रम हुआ कि PM आवास के बाहर धरना देने से देश के तमाम छात्र और युवा रातों रात उनकी तरफ आकर्षित हो जाएंगे और CJP प्रदर्शन का सारा राजनीतिक फायदा कांग्रेस के खाते में आ जाएगा। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इसी दौर में समाजवादी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती थी। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस और सपा के बीच अक्सर सीटों के तालमेल और अपना वर्चस्व कायम रखने को लेकर खींचतान होती रहती है। अखिलेश यादव और डिंपल यादव भी यह दिखाना चाहते थे कि वे कांग्रेस से बड़े मोदी विरोधी हैं। जब दिल्ली में मार्च के दौरान प्रदर्शनकारियों पे पुलिस का लाठी चार्ज हुआ तो डिंपल यादव तुरंत अस्पताल पहुंच गई और मरीजों का हालचाल लेने लगी। वहीं से अखिलेश यादव तीखे बयान देने लगे। मकसद सिर्फ एक था, उत्तर प्रदेश में अपने कैडर को यह संदेश देना कि भाजपा के खिलाफ लड़ाई में समाजवादी पार्टी ही सबसे आगे है। राहुल गांधी के इस कदम के बाद अरविंद केजरीवाल भला कैसे पीछे रह सकते थे। केजरीवाल ने जब देखा कि अभी तक तो केवल सोशल मीडिया पे बयानबाजी चल रही थी, थोड़ा बहुत इधर उधर फिरोज शाह रोड या जंतर मंदिर पर प्रदर्शन हो रहा था, लेकिन राहुल गांधी तो एक कदम आगे निकलकर सीधे PM आवास तक पहुंच गए। केजरीवाल को लगा कि अगर वे शांत बैठे रहे तो विपक्ष की अगुवाई का ताज राहुल गांधी के सिर सज जाएगा। इसी होड़ के तहत अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने एक बड़ा ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि वे भी प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे और वहां धरने पे बैठेंगे। उन्होंने दावा किया कि वे अपने साथ E20 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल नीति के खिलाफ जनता की साइन 2300 पिटीशंस लेकर जा रहे हैं। उनका कहना था कि सरकार को इस एथेनॉल फ्यूल नीति को तुरंत वापस लेना चाहिए क्योंकि इससे वाहनों और देश को भारी नुकसान हो रहा है। इसलिए सरकार इस पॉलिसी पर पुनर्विचार करे। अब यह बात हर कोई जानता है कि सुरक्षा कारणों से प्रधानमंत्री आवास के आसपास धरना देने की अनुमति किसी को नहीं मिलती। यदि वे परमिशन मांगते तो भी खारिज हो जाती, लेकिन अरविंद केजरीवाल और उनके सहयोगियों को अनुमति चाहिए भी नहीं थी। उन्हें तो सिर्फ हाई वोल्टेज ड्रामा खड़ा करना था। वे अपने समर्थकों और कार्यकर्ताओं को घर पे इकट्ठा करके सीधे निकल पड़े। जैसे ही उनका काफिला फिरोज शाह रोड पहुंचा, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर उन्हें रोक दिया।
रोके जाते ही केजरीवाल और मनीष सिसोदिया अपने समर्थकों के साथ बीच सड़क पर ही धरने पे बैठ गए। फिरोज शाह रोड जैसी व्यस्त सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया गया। सड़क पे बैठकर ही कागजों पर दस्तखत कराने, पिटीशन मीडिया को दिखाने और टीवी कैमरों के सामने बयानबाजी करने का खेल शुरू हो गया। केजरीवाल भी ठीक उसी तरह सड़क पे बैठकर क्रांतिकारी बनने का सॉन्ग रचने लगे जैसा राहुल गांधी ने किया था। उन्हें अच्छी तरह पता था कि फिरोज शाह रोड कोई जंतर मंतर नहीं है जहां आप शाम तक शांति से बैठे रहें और वापस चले जाएं। वह एक मुख्य मार्ग है। पुलिस को यातायात बहाल कराने के लिए उन्हें उठाकर हिरासत में ही लेना पड़ेगा। केजरीवाल यही चाहते थे कि पुलिस उनके हाथ पांव पकड़कर उन्हें गाड़ी में बैठाए, उनकी तस्वीरें खींचे और वे मीडिया में विक्टिम बनकर चमक सके। अरविंद केजरीवाल ने E20 फ्यूल को लेकर जिस तरह का विरोध शुरू किया, उसके पीछे केवल राजनीतिक अवसरवादिता थी। इससे पहले उन्होंने CJP के नाम पे ड्रामा रचा था। उसमें जो चेहरे आगे देख रहे थे, चाहे वे अभिजीत दीप के हो या आशुतोष राका, ये सब पर्दे के पीछे से आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए लोग या उनके समर्थक ही थे। जब वह मुद्दा ठंडा पड़ गया तो उन्हें एक नए मुद्दे की तलाश थी और उन्होंने E20 फ्यूल को पकड़ लिया। E20 नीति का विरोध करते हुए केजरीवाल जनता के बीच कई भ्रामक और झूठी बातें फैला रहे हैं। वे यह नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत एथेनॉल के लिए अमेरिका पर निर्भर हो जाएगा और इससे देश को भारी आर्थिक नुकसान होगा, जबकि जमीनी हकीकत इसके बिल्कुल उल्टा है। भारत के पास अपना एथेनॉल बनाने की पर्याप्त क्षमता है। भारत में गन्ना, मक्का और अन्य कृषि अपशिष्टों से बड़े पैमाने पर एथेनॉल का उत्पादन हो रहा है। पेट्रोल में एथेनॉल के मिश्रण से कार्बन उत्सर्जन घटता है, जिससे दिल्ली और उत्तर भारत जैसे इलाकों में प्रदूषण से निपटने में मदद मिलती है। जब दुनिया में मध्य पूर्व जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के तनाव के कारण कच्चे तेल की आपूर्ति और कीमतों पर संकट मंडराता है, तब एथेनॉल जैसे स्वदेशी विकल्प देश की विदेशी मुद्रा बचाता है और ईंधन सुरक्षा प्रदान करता है। इन तमाम वैज्ञानिक और आर्थिक तथ्यों को दरकिनार करके केजरीवाल केवल इसलिए झूठ बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें भाजपा और केंद्र सरकार के हर फैसले का आंख मूंद कर विरोध करना है। अब सवाल यह उठता है कि अरविंद केजरीवाल अचानक इतने आक्रामक क्यों हो गए और दिल्ली की सड़कों पर यह सारा प्रदर्शन किसके लिए कर रहे हैं। इसका सीधा संबंध आने वाले पंजाब विधानसभा चुनाव और पंजाब की वर्तमान राजनीतिक स्थिति से है। पंजाब में इस समय आम आदमी पार्टी की सरकार है और भगवंत मान मुख्यमंत्री है, लेकिन आज पंजाब में भगवंत मान सरकार का रिपोर्ट कार्ड बेहद निराशाजनक है। भगवंत मान की सरकार हर मोर्चे पे घिरी हुई है। गुरुओं और धार्मिक भावनाओं से जुड़े मुद्दों पर सरकार की लापरवाही को लेकर सिख समुदाय में भारी नाराजगी है। पंजाब के युवा और छात्र सड़कों पर है। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस का इस्तीफा मांगा जा रहा है। पेपर लीक और शिक्षा व्यवस्था में बदहाली को लेकर लगातार प्रदर्शन हो रहा है। पंजाब के किसान अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मान सरकार के खिलाफ लामबंद है। नशे ड्रग्स का कारोबार कम होने के बजाय बढ़ रहा है। कानून व्यवस्था चरमरा चुकी है और शराब नीति से लेकर अन्य विकास कार्यों में भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहा है। पंजाब के लोगों का भगवंत मान सरकार से मोह भंग हो चुका है। अरविंद केजरीवाल अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वे पंजाब में केवल भगवंत मान के चेहरे और उनकी सरकार के काम पे चुनाव लड़ने गए तो आम आदमी पार्टी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। भगवंत मान के नाम पर अब पंजाब में वोट नहीं मिलने वाला। इसलिए केजरीवाल ने एक नई रणनीति अपनाई है। वे जानते हैं कि पंजाब में मुख्य मुकाबला आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच ही है। वहां भारतीय जनता पार्टी फिलहाल कोई बहुत बड़ी प्लेयर नहीं है, लेकिन इसके बावजूद केजरीवाल दिल्ली में बैठकर बीजेपी और पीएम मोदी पे लगातार हमला बोल रहे हैं। इसके पीछे की गहरी चाल यह है, केजरीवाल चाहते हैं कि पंजाब की जनता के सामने लड़ाई आप बनाम कांग्रेस के बजाय केजरीवाल बनाम राहुल गांधी बन जाए। राहुल गांधी के कद के बराबर खुद को खड़ा करने के लिए जरूरी है कि वे उस नेता का विरोध करें जिससे राहुल गांधी लड़ रहे हैं, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जब ये मोदी का सीधा विरोध करेंगे तो पंजाब का जो बीजेपी विरोधी या मोदी विरोधी वोटर है वो कांग्रेस के बजाय केजरीवाल की तरफ आकर्षित होगा। टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में सत्ता में रहते हुए भी हमेशा यही दिखाया कि वे केंद्र सरकार, चुनाव आयोग और केंद्रीय एजेंसियों की पीड़ित है और उनके खिलाफ संघर्ष कर रही है। केजरीवाल भी वही फार्मूला अपना रहे हैं। वे दिखाना चाहते हैं कि वे केंद्र के दमन के खिलाफ लड़ रहे हैं ताकि जनता की सहानुभूति हासिल की जा सके। पंजाब के स्थानीय मुद्दे जैसे गिरती शिक्षा व्यवस्था, भ्रष्टाचार, किसानों के विरोध और नशे के कारोबार, इन सब से ध्यान हटाने के लिए
केजरीवाल दिल्ली में धरने प्रदर्शन का यह तमाशा खड़ा कर रहे हैं। यदि पूरे घटनाक्रम का निष्पक्ष विश्लेषण किया जाए तो यह स्पष्ट हो जाता है कि विपक्ष की यह पूरी कवायद केंद्र सरकार या भाजपा को हराने के लिए नहीं है, बल्कि यह विपक्ष के भीतर ही वर्चस्व की लड़ाई है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक दूसरे को नीचा दिखाने और एक दूसरे का आधार छीनने के खेल में लगी हुई है। संसद से लेकर सड़कों तक जो कुछ चल रहा है उससे भाजपा की छवि पर कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ा है। सीजेपी या अन्य प्रदर्शन के जरिए राहुल गांधी ने जो माहौल बनाने की कोशिश की थी उससे उन्हें कोई ठोस राजनीतिक लाभ नहीं मिला। राहुल गांधी खुद कई मुद्दों पर घिरे हुए हैं। जब झारखंड में उनकी सहयोगी पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार में मंत्रियों और शिक्षा व्यवस्था पर सवाल उठते हैं तो राहुल गांधी चुप्पी साध लेते हैं। वहां शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग पर वे एक शब्द नहीं बोलते और सवाल पूछने वाले को तुरंत बीजेपी का एजेंट करार दे देते हैं। सीजेपी से जुड़े लोग और प्रदर्शनकारी आज खुद अपनी संपत्तियों, फंडिंग के स्रोतों और संसद मार्च के दौरान हुए हंगामे को लेकर कानूनी जांच के दायरे में आ रहे हैं। दूसरी ओर अरविंद केजरीवाल की इस पैंतरेबाजी ने राहुल गांधी और कांग्रेस की चिंताएं जरूर बढ़ा दी है। अब कांग्रेस के रणनीतिकार यह सोचने पर मजबूर हैं कि वे केजरीवाल से आगे निकलने के लिए अब कौन सा नया ड्रामा करें। दिल्ली की सड़कों पर चल रहा यह पूरा राजनीतिक नाटक दरअसल पंजाब की सत्ता को बचाने और विपक्ष का सर्वमान्य चेहरा बनने की एक सोची समझी कोशिश है। अरविंद केजरीवाल सोचते हैं कि दिल्ली में गिरफ्तारियां देकर, हिरासत में जाकर और पीएम आवास के बाहर बैठकर वे खुद को महानायक साबित कर देंगे और पंजाब की जनता उनके इस छलावे में आ जाएगी। लेकिन सच यह है कि आप दिल्ली में बैठकर कितने भी दिन यह ड्रामा क्यों न कर ले, आखिरकार चुनाव पंजाब की धरती पे ही होना है। वहां की जनता केजरीवाल के इस राजनीतिक स्टंट को समझ रही है। जब चुनाव का समय आएगा तो पंजाब के असली मुद्दों नशा, बेरोजगारी, किसानों की बदहाली और चरमराती कानून व्यवस्था पर ही बात होगी। भगवंत मान की नाकामियों को दिल्ली में बैठकर दिए गए धरनों के पीछे हमेशा के लिए नहीं छुपाया जा सकता। विपक्ष जब तक आपस में ही एक दूसरे की टांग खींचने और नंबर 1 विरोधी बनने की सतही कंपटीशन में उलझा रहेगा, तब तक वे न तो जनता का वास्तविक विश्वास जीत पाएंगे और न ही कोई मजबूत राजनीतिक विकल्प दे पाएंगे। धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे ही विश्लेषण के लिए जुड़ते रहे हमारे साथ। जय हिंद। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।